नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, यह नक्सल आधारित कार्यक्रम है और इसमें हम नक्सलवाद की चर्चा करते हैं। दर्शकों, देश के विकास में हम सब का योगदान होता है, हम सब की भागीदारी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं किसी भटकाव के कारण देश के विकास में रुकावट उत्पन्न करते हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि वही लोग देश के विकास में अपना भागीदारी देना चाहते हैं, मुख्य धारा में वापस लौटना चाहते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे नक्सलवाद की। नक्सलवाद आखिर क्या आंदोलन है, किस तरह का आंदोलन है? इसकी शुरुआत जो हुई थी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुई थी। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। शुरुआती दौर में तो नक्सलवाद लगा जैसे किसी विचारधारा से प्रेरित है। कई लोग इसके बारे में जानते भी हैं। ये सरकार के विरुद्ध एक मुहिम के रूप में उभरा। इसमें अपराध भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। फिर ये थोड़ा फैला भी। बिहार में जिस समय बिहार और झारखंड एक था, उस समय में ये आया यहाँ, और सबसे पहले संभवतः मगध क्षेत्र में ही इसका फैलाव शुरू हुआ। औरंगाबाद, पुराना जो गया जिला था उसमें, और धीरे धीरे ये फैला, विकृत रूप भी लिया। सामूहिक नरसंहार भी हुए इसके आगोश में। लेकिन फिर ये धीरे धीरे सिमटता भी गया और आज के दिन में उतना विभत्स रूप नहीं लिए हुए है जितना पहले था। जी, अगर उत्पत्ति की बात करूं तो क्या कारण था जो इस तरह के आंदोलन की उत्पत्ति हुई? उस कारण के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक फीलिंग थी कुछ कम्युनिटीज़ में कि उनके साथ अत्याचार हुआ है। कुछ बड़ी जातियां, छोटी जातियां, इस तरह से एक फीलिंग हुई थी, डेवलप की थी। उनको लगने लगा कि हमारे ऊपर बड़ी जातियों का अत्याचार हो रहा है, पुलिस भी हम ही को तंग करती है। तो ये फीलिंग थी। अब उस फीलिंग में कितना तथ्यात्मक सत्य रहा होगा, मैंने उस पर कोई बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है। कुछ तो रहा ही होगा। इसलिए वो फीलिंग के कारण ये फैलाव हुआ, और ये जैसा मैंने पहले कहा वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद फिर सिमटा भी। आज की तिथि में इतना विभत्स नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। जी, वर्तमान प्रदेश की बात करें, अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं उन क्षेत्रों की अगर बात करें तो इस वक्त, इस समय उन क्षेत्रों में किस तरह के विकास हो रहे हैं? क्योंकि जब यह आंदोलन चरम पर था, जब यह आंदोलन चल रहा था, तो उन क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रहा था या पहुंच ही नहीं पा रहा था। अगर वर्तमान प्रदेश की स्थिति की बात करें तो अभी उन क्षेत्रों का क्या हाल है? किस तरह से वहाँ विकास योजनाएँ पहुँच पा रही हैं? सबसे अधिक तो प्रभावित क्षेत्र था मगध का क्षेत्र। उसके बाद ये मुंगेर और जमुई, जो जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है उसका, वहाँ थोड़ा भयावह रूप लिए हुए था। मैं जब नौकरी में था 2014 तक, तो उस समय तक मुजफ्फरपुर का भी जो क्षेत्र है उसमें भी ये फैलना शुरू हो गया था। फिर पिछले करीब 7-8 वर्षों में, 9 वर्षों में ये सिमटना शुरू हो गया है। जैसे मुजफ्फरपुर के क्षेत्र से काफ़ी कम रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। इनफैक्ट जो सबसे अधिक फैलाव लिए हुए था मगध के क्षेत्र में, शेरघाटी सब डिवीज़न है, आमस, डुमरिया, तो इस क्षेत्र से भी अब घटनाएं उतनी नहीं हो रही हैं। छोटी छोटी घटनाओं में भी कमी हुई है। और चूँकि मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि उस क्षेत्र में विकास के कार्य अब अधिक तेज गति से हो रहे हैं, जो पूर्व में नहीं हो पाते थे। क्योंकि पूर्व में सरकारी पदाधिकारी भी जो विकास के लिए लगाए जाते हैं, बीडीओज़ हैं, सीओज़ हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं,
वो रह नहीं पाते थे वहाँ। वो रात में उनको रहने में भय लगता था, तो वो हट जाते थे वहाँ से, इसलिए ऑब्वियसली विकास बाधित हो जाता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। मेरी जो सूचना है, वहाँ लोग रह रहे हैं और डे टू डे जो प्रतिदिन का विकास कार्य होता है, जो हर दूसरे क्षेत्रों में भी हो रहा है, वो अब हो रहा है वहाँ। जी, जैसे आपने अलग अलग क्षेत्र बताएं, अलग इलाके बताएं बिहार के, जहाँ पर अब विकास योजनाएं पहुँच पा रही हैं, वैसे ही अगर कुछ क्षेत्रों की बात कर ले, जैसे भीम बांध और चक बांध जैसे इलाके हैं, वहाँ पे अब पर्यटक जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, अब इत्मीनान होकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं जगह को, वहाँ विकास योजनाएं पहुँच पा रही हैं और विकास हो पा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, भीम बांध एक प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर जगह है। जब नक्सल समस्याएं नहीं आई थीं, तो वहाँ लोग नया वर्ष मनाने चले जाते थे। बीच में करीब 15 वर्षों तक ये प्रथा बंद हो गई थी, क्योंकि भय स्वाभाविक रूप से होता था कि नक्सली क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। परंतु मेरी जो जानकारी है, इधर कुछ वर्षों से लोग अब न्यू ईयर्स डे मनाने चले जा रहे हैं भीम बांध में। बहुत ही सुखद एहसास होता है। जी सर, रोशनी नामक एक पहल सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 2013 में। ये क्या पहल थी? जो नक्सलवाद है, जो नक्सल आंदोलन है, उसको निपटने के लिए क्या पहल थी, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। विशेष रूप से तो मुझे उस पर्टिकुलर नाम से तो जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस के तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए थे वो मैं आपको बता सकता हूँ, और उसका असर अब दिखने को मिल रहा है। तुरंत तो असर दिखता नहीं है। जो कॉन्सेप्ट पर ये प्रयास किया गया था पुलिस के, चूँकि मैं उस समय हेड कर रहा था पुलिस विभाग को, हुआ ये था मेरी अपनी समझ से कि आप वो एक क्षेत्र ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से भीम बांध या मुंगेर का वो इलाका जो अफेक्टेड है, मुंगेर एंड बगल में जो क्षेत्र थे जमुई के, होता ये था कि नक्सली कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेते थे और उतना भय पैदा हो जाता था कि वहाँ पुलिस को भी जाना बहुत संभल करके जाना पड़ता था। मैंने ये सोचा कि अगर हम सिर्फ वहाँ रेड करने के लिए जाएं और लौट जाएं, तो उनका असर ख़त्म होता नहीं था। अगर हम दूसरे इलाकों की तरह वहाँ जाएं और परमानेंटली वहाँ रहना शुरू करें, तो काफ़ी चांसेस है कि वो वहाँ से हट जाएंगे। इसलिए आप छोड़ दीजिएगा जगह को, तो कोई दूसरा कब्जा करेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैंने बढ़ावा दिया मगध के क्षेत्र में और मुंगेर के क्षेत्र में, जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ भीम बांध की। तो जब हम लोगों ने घुसना शुरू किया उस क्षेत्र में, तो एक्सप्लोजन्स हुए आईईडीज़ के। इसलिए हम लोगों ने उसको इट्स लाइक 1 फरलॉन्ग पर डे या पर 2 डेज़, इस तरह से करके बड़े बड़े HEMM लगा करके और उनके एक्सप्लोजिव्स को निकाल करके, और तब हम लोगों ने एडवांस किया, परमानेंट फीचर्स लगा दिए, परमानेंट कैंप्स लगाए उस एरिया में और वहाँ रहना शुरू किया। तो जब पुलिस वहाँ परमानेंटली रहने लगी, तो दूसरे जो एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग, उसमें भी शायद ये रोशनी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन वो लोग भी पहुंच गए और तब वहाँ पर विकास हुआ। वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था शुरू हुई, विकास की व्यवस्था हुई, जो अन्य कार्यक्रम होते हैं वो हुआ। तो ये दोनों जगहों पर, मुंगेर और मगध डिवीज़न में, इसका अब इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है। और संभवतः जो मेरी जानकारी है, इसी स्कीम को फिर झारखंड में भी अप्लाई किया जा रहा है, तो उसमें भी उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा है। क्योंकि सरकार अगर ऑक्यूपाई करेगी उस जगह को, तो वो छोड़ देंगे वो जगह। जी, सरकार द्वारा कई आत्मसमर्पण नीति जो है वो अपनाई गई, ताकि उन्हें प्रेरित कर सके मुख्यधारा में वापस लौटे वो, और जो भारत है, सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान कर सके। तो क्या है आत्मसमर्पण नीति सरकार की, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जिन लोगों के विरुद्ध केसेस हैं, वो केसेस तो रहते हैं, उनको जब आत्मसमर्पण वो करते हैं तो उनको बेल दे दिया जाता है और
उनको प्रेरित किया जाता है कि आप अब कोई अपने व्यवसाय कीजिए, काम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लौटिए, लेकिन केसेस विड्रॉ नहीं होते हैं। खास करके अगर आर्म्स एक्ट के केसेस हैं तो वो विड्रॉ नहीं होते हैं। वो केस सरकार उनके अगेंस्ट में करती है, वो केस को ट्रायल कराना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज़ लाइफ उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। वो जो भगोड़ा होकर के चारों तरफ घूमते चलते हैं वो नहीं होता है। बेसिक थीम उसका यही है। जी, सरकार द्वारा कई रोज़गार योजनाएं, कई नौकरियां और प्रोत्साहन राशि भी जो है वो प्रदान की जाती है जो लोग मुख्यधारा में वापस लौटते हैं या लौटना चाहते हैं। सही है, बात सही है। कोशिश ये की जाती है कि वो बजाय भागने के समाज के बीच में, समाज में अपराधी रहते हैं तो वो अपना काम भी करते हैं और जो अपराध उन्होंने किया है उसके लिए वो ट्रायल भी फेस करते हैं। तो कोशिश ये रहती थी कि नक्सलियों के साथ भी ऐसे ही किया जाए, उनको एक अलग तरह का अपराधी नहीं ट्रीट करके एक सामान्य अपराधी की तरह ही समाज में अपराधी जैसे रहते हैं वैसे वो भी रह सकते हैं। कोशिश किया जा रहा था कि ये लाइन पर लाया जाए उनको। जी, उन्हें जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना कितना मुश्किल हुआ करता था। आपने कई ऐसे समय देखे होंगे जहाँ पर आपके लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ करता होगा। तो किस तरह चुनौतीपूर्ण हुआ करता, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता जब उन्हें जागरूक और उन्हें प्रेरित करना होता हो, अगर मुख्यधारा में वापस लाना चाहते हैं तो? जी, बिल्कुल चैलेंजिंग है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहते हैं उससे अगर आपका संपर्क ही नहीं हो, और अगर संपर्क हो तो गोली के ही माध्यम से संपर्क हो, तो वैसे व्यक्ति को लाना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। उसमें जो फ्रिंज एलिमेंट्स हुआ करते थे, जो कोर नक्सल नहीं थे, उनके साथ तो पॉसिबिलिटी थी और वही हो भी पाता था, बट जो कोर नक्सली थे उनके साथ मुश्किल हो जाता था। सर, कहीं ना कहीं शिक्षा और पूरी तरह से शिक्षित नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है इस आंदोलन में लोग सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि शिक्षित होते तो हर अलग अलग पहलू पर वो सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं इस आंदोलन में लोगों को जोड़ता है। जी, यह आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक डीजीपी होने के अतिरिक्त मैंने उस क्षेत्र में, मतलब हुआ मगध की ही बात मैं कर रहा हूँ। मैंने एक सुपर 30 का जो अभियान चलाया था उसको मैंने मगध में भी लाया, और गया में एक मगध सुपर 30 चल रहा है करीब 12-13 वर्षों से। उसका इम्पैक्ट अब हमने जब स्टडी किया तो पाया कि शिक्षा के मगध सुपर 30 ने शिक्षा का फैलाव किया नक्सली बेल्ट में, इमामगंज, डुमरिया, बाराचट्टी, सिरगाटी, आमस, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नक्सली क्षेत्र के बच्चे जो बहुत गरीब थे लेकिन टैलेंटेड थे मैथ्स और फिज़िक्स में, वो निकले और आईआईटी पहुँचे, और वो लोग अब रोल मॉडल बन चुके हैं। कई बच्चे हैं, अभी भी हाल में मैं गया हुआ था उस क्षेत्र में, तो कई बच्चों का नाम मिला जो रोल मॉडल्स बन चुके हैं उस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो टैलेंटेड हैं। तो वो उन्होंने सोचा ही नहीं कि अब हम नक्सली बन करके आगे बढ़ें लाइफ में। वो अब सोच रहे हैं कि वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आए, आईआईटी से करके, एनआईटी से करके, और वो लीडर्स बन गए हैं फॉर द यंगर जनरेशन। उनको बता रहे हैं कि तुम लोग पढ़ो, और पढ़ करके अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए आर्थिक कोई समस्या होगी ही नहीं। जी, ये जो समस्या है, ये जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या रही है। चाहे वो, जैसे आपने कहा, आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें, राजनीतिक स्थिति को या सामाजिक स्थिति को लेकर बात करें, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अब के परिदृश्य में बात करें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। सरकार की अथक कोशिश, अथक प्रयास के बाद कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक सफल हो पाए हैं। जो यह आंदोलन है कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने के कगार पर आया है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व की अपेक्षा स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जो घटनाएं इतनी तीव्रता से होती थीं और फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होती थी, उसमें मारे जाते थे, पुलिस वाले भी मारे जाते थे, नक्सली भी मारे जाते थे, थोड़ा विचलित करता था, घटनाएं विचलित करती थी। तो वो उसकी तीव्रता घटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी घटी है। ये देख करके लगता है कि प्रोत्साहित होता है मन, अच्छा लगता है कि नहीं, ये एरिया भी अब शायद लिबरेटेड हो जाएगा
और उस दिशा में बढ़ रहा है, बजाय बशर्ते कि कोई बहुत ऐसी घटना नहीं हो जाए जिससे कि पूरा टॉपसी टर्वी हो जाए, तो ये दिशा और लाइन सही लगता है। जी। जब नक्सलवाद के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म और निकल कर आता है, शहरी नक्सलवाद। ये क्या है? ये नया टर्म सुनने को मिलता है। ये क्या है शहरी नक्सलवाद? इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्रदान करें जी। शहरी नक्सलवाद की समस्या को मैंने अपने पुलिसिंग लाइफ में कभी देखा नहीं था, लेकिन जो पढ़ा है मैंने, उससे जो फीलिंग आती है वो ये कि नक्सलियों के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग थियोरेटिकल साइड में शहर में होते थे, वो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते थे। तो संभवतः वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और आइडियोलॉजिकली उसको सपोर्ट करते हैं। दे डोंट कैरी वेपन्स, बट वो आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, तो शायद इसी को मीन करते हैं। बट हमने बिहार में आइडियोलॉजिकल सपोर्ट एंड शहरी नक्सलवाद, ये टर्म मेरे रिटायरमेंट के बाद आया है, इसलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल रूप से देखा नहीं था, व्यक्तिगत रूप से। अगर होगा भी तो व्यक्तिगत जानकारी इसकी नहीं है। जी। जो क्षेत्र नक्सल प्रभावित रहे हैं उनमें कौशल विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, कई तरह की पहल कर रही है। मैं चाहूँगा उन योजनाओं की आप ज़रूर चर्चा करें, दर्शकों को जानकारी दें जी। योजनाएं सरकार की हमेशा से रही हैं इसमें, लेकिन हुआ ये था कि योजना को इम्प्लीमेंट करने वाले जो पदाधिकारी हुआ करते हैं, बीडीओज, सीओज, ये लोग रह नहीं पाते थे वहाँ। और ये फैक्ट है, जब तक मैं नौकरी में रहा, जो बैडली अफेक्टेड एरियाज थे नक्सलियों के द्वारा, वहाँ बहुत मुश्किल से पूरी व्यवस्था करके पुलिस को ही कैंप करा लेना एक क्रेडिटेबल कार्य हुआ करता था, और सिविल साइड के लोग तो रह ही नहीं पाते थे। तो स्कीम होगा ज़रूर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हुआ है, चूँकि लोग रहना शुरू किए हैं वहाँ। तो जब तक सिविल साइड के लोग वहाँ रहेंगे नहीं, तो डेवलपमेंट का कार्य तो नहीं हो सकता है। अब जो इंसिडेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट्स घटा है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट्स घटा है, रहने लायक हो गया है, तो जो डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं वो वहाँ जा रही हैं, नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। तो आप जो भी स्कीम लगाना चाहें, वो दूसरे क्षेत्र में भी जो लगता है उसको लगा रहे हैं लोग वहाँ, और वो फंक्शन करने लगा है। जी। आंदोलन के दौरान सरकार की जो भी योजनाएं थी वो वहाँ सही तरीके से पहुँच नहीं पाती थी, चाहे वो कम्युनिकेशन से लेकर, जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह नहीं हो पाता था, सड़क योजनाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो सारी योजनाएं हैं, चूँकि अब वो क्षेत्र, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित नहीं रहे अब, तो वहाँ अब सारी योजनाएँ पहुँच पा रही है, सड़क जो है वो वहाँ तक पहुँच पा रहा है, लोगों को सुविधाएँ सही तरीके से मिल पा रही हैं। जी। सड़क आपने जो मेंशन किया ना, ये डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स जो सड़क का है नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में, उसकी वो संख्या बहुत बढ़ी है, और उसके कारण जो आवागमन इम्प्रूव किया है, तो इसके कारण जो दूसरी विकास योजनाएं हैं वो भी अब ज़्यादा प्रभावी ढंग से वहाँ पर कार्रवाई हो रही है और बढ़ावा उसको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के समेकित ढंग से अगर देखेंगे, ये फैक्ट कि उस क्षेत्र में अब रहना संभव हो चुका है, सामान्यतः जो लोग नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं दूसरे नॉन नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ में, वो उस तरह की एक्टिविटी होने लगी है, इसलिए लाइफ नॉर्मल की तरफ आना शुरू हुआ है। दिस लार्जली एक्सप्लेन्स कि उस क्षेत्र में अब थोड़ी शांति होने लगी है। जी, उस समय की अगर बात करें तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो जो डर का माहौल और जो उस वक्त जो माहौल हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं सामान्य हो गया है, लोग अपना जीवन सही तरीके से जी पा रहे हैं, शिक्षा पहुंच पा रही है, लोग फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। जो मनोस्थिति उस वक्त जो लोगों में थी, जो क्षेत्र प्रभावित रहे, वहाँ के गांव, वहाँ के लोगों की जो मनोस्थिति, वो कितना कैसा होता होगा, किस तरीके से वहाँ लोग जीवन यापन करते होंगे उस माहौल में। आप ऐसे ही देखें ना कि किसी भी व्यवस्था को अगर बड़ी व्यवस्था से आइसोलेट कर दिया जाए, तो जो स्थिति उसकी होती है वही स्थिति उनकी भी थी। वो आइसोलेटेड थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारी व्यवस्था के बाहर क्या है, संपर्क ही नहीं था उनका। और ये जब होना शुरू हुआ तो वो नॉर्मल लाइफ लीड करने लगे हैं। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड।
जी। ये जो आंदोलन है, कई लोग जो इसमें सम्मिलित होते हैं मुख्यधारा में वापस लौटते हैं, तो क्या ये भी स्थिति होती है कि जो लोग मुख्यधारा में वापस लौटे वो वापस भी दोबारा इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति बनती है? जी। वापस जाने वाली स्थिति तो हमने नहीं देखी थी। जी। पॉसिबिलिटी यही रहती है और कोशिश भी सरकार की तरफ से यही रहता है कि उसको इतना इंसेंटिव हो जाए नॉर्मल नक्सल अफेक्टेड से वो नॉन नक्सल में आ जाए, बाहर आ जाए, आइसोलेटेड सिस्टम से मुख्य धारा में जुड़े, इतना अधिक इंसेंटिव हो कि लौटने की दिशा में वो सोचे ही नहीं। जी। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों की हमने बात की, अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें बिहार से बाहर, अगर हम छत्तीसगढ़ और बाकी इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश, तो किस तरह का माहौल उस वक्त और अभी की परिस्थिति की बात करें तो क्या परिस्थिति है अभी वहाँ पे? जो सबसे बड़ा क्षेत्र था हमेशा से वो छत्तीसगढ़ में था, और छत्तीसगढ़ में अभी भी मेरी जो जानकारी है, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, मेरी जो जानकारी है उसमें अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इस एक्टिविटी को करते रहना होगा अगर उनको फिर वापस नॉर्मल लाइफ में लाना है तो। जी। उन अभी कहीं ना कहीं और सरकार जो प्रयास कर रही है, सरकार का जो तक प्रयास है वो कारगर हो रहा है और उसमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार तमाम कोशिश कर रही है ताकि ये जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर आ जाए। जो लोग सम्मिलित हैं, जो लोग किस तरह की रोजगार उन्हें प्रदान की जाती है, जैसे सुरक्षा गार्ड जैसी नौकरियां उन्हें प्रदान की जाती है, और किस तरह की नौकरी जो है उन्हें प्रदान की जाती है? जी। उनका शैक्षणिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मगध सुपर 30 के माध्यम से मैंने छोटे ही पैमाने पर किया, आज उस क्षेत्र के एटलीस्ट 200 to 300 स्टूडेंट्स हैं यंग एज के जो निकल गए आईआईटी एनआईटी करके, और वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में हैं। इनफैक्ट एक दो तो इंटरनेशनल लेवल के लेबॉरेटरीज़ में फ़िज़िक्स में पीएचडी कर रहे हैं, और वो निकले हैं उसी क्षेत्र से, 12 चट्टी का क्षेत्र है। बहुत गरीब, अगर उनको शायद ये रास्ता नहीं मिलता तो वो संभवतः दिमाग था ही था, वो इसी लाइन में चल देते, तो फिर उसके बाद उनको कंटेन करना मुश्किल होता। जी। तो बड़े बड़े लेबॉरेटरीज़ में, कॉरपोरेट्स में 20 लाख 25 लाख का पर एनम पैकेज है उनका, तो वो भी लेवल है। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का। अगर सरकार कुछ इस तरह की कार्रवाई करे कि जिनको टैलेंट है वहाँ उनको निकाल करके और पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ाए, तो उनके पास भी वैसे ही जॉब मिल जाएगा। जी। क्योंकि वो सिर्फ सिपाही बने या चपरासी ही बने, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर क्लास 3-4 में हैं उनके बच्चे और उनको आप निकाल के आगे बढ़ा दें, तो वो भी किसी के साथ कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं। जी। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मेरा एक बहुत सिंपल संदेश है, नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के बच्चों के लिए, खास करके जो बड़े हो गए हैं उनके लिए तो लाइफ के बहुत सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जो छोटे हैं उनके दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। आप में शक्ति है, आप इधर उधर नहीं देखें, आप अंदर अपने झांकें, आपको शक्ति अपनी मिलेगी। उस शक्ति का एहसास कीजिए और उस शक्ति को आगे निकाल के लाइए। आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है और बहुत अच्छी दिशा में बढ़ सकती है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी प्रदान की नक्सलवाद आंदोलन के बारे में, और किस तरह से मुख्य धारा में जो लोग आते हैं और किस तरह से उन्हें सरकार के द्वारा अलग अलग रोजगार और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, उस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की नक्सलवाद की, हमने जाना सरकार की विभिन्न योजनाएं जो नक्सलवाद आंदोलन में जो लोग सम्मिलित होते हैं, जो मुख्य धारा में वापस लौटते हैं और सुंदर भारत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या सरकार काम करती है और किस तरह से इस आंदोलन से निपटने के लिए अलग अलग परियोजनाएं, कार्य योजनाएं अपनाती है। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, एक नए पहलू पर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।